अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आ जाएं जल्दी से। वेटिंग। सब खैर खैरियत है? ठीक ठाक हैं आप लोग? अपना ख्याल रखा करें बहुत। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आ जाएं जो बच्चे आ चुके हैं मेरा बेटा, जल्दी से रिवाइज करने। कल रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे, अभी ख़त्म नहीं हुआ, और भी डिस्कस करना है। और वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा था, ज़रा फार्मूला अजीब तरह का था। पढ़ लें फार्मूलाज को, याद तो कर लें फार्मूलाज। प्लीज़ हरी अप। जी जनाब, वी वर डिस्कसिंग रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था रेजिस्टेंस में? रेजिस्टेंस इज, आज आगे इसी से आगे चलना है हमने। रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। ये एग्जाम डेफिनेशन है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? ये नहीं कहना इट इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, इट इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। रेजिस्टेंस इज रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट, ये बताना है आपने। अच्छा, इसकी यूनिट ओम्स होती है। ये करंट को क्या करती है? इट अपोजिस करंट। हमने कल बात की थी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इट अपोजिस करंट। और क्या बोला था? जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है उतना करंट कम होता है। और क्या पढ़ा था? कंडक्टर्स की लो रेजिस्टेंस होती है। कंडक्टर्स हैव लो, सेमीकंडक्टर्स की मीडियम, और इंसुलेटर की ह्यूज रेजिस्टेंस होती है। रीजन क्या थी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स कंप्लीट होती है ना, तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है। सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं कंडक्टर के कंपैरिजन में, तो उनकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। और इंसुलेटर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो तो बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। तो रेजिस्टेंस का मैकेनिज्म क्या था? होती क्यों है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का वही काम है जो लीनियर मोशन में फ्रिक्शन का काम है। फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है। सब मटेरियल की रेजिस्टेंस होती है, हर एक की रेजिस्टेंस होती है। हमारे सिलेबस में वायर्स की रेजिस्टेंस निग्लिजिबल है। हम कहते हैं कंडक्टर की रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन एक्चुअली होती है। अच्छा, फिर एक मिनट। ओके, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने? उसके बाद पढ़ा कि रेजिस्टेंस की दो मैकेनिज्म की वजह से रेजिस्टेंस होती है। एक तो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स इस तरह की होंगी, कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होंगी, इस तरह की ट्रेन्स होंगी, कंप्लीट ट्रेन्स होंगी, तो ये चलती रहेंगी आराम से स्मूथली। लेकिन अगर ये ट्रेन इनकम्प्लीट है, यूं है, फिर यूं, फिर मिसिंग, फिर यूं, ये इनकम्प्लीट ट्रेन है, यहां पे मिसिंग पार्ट्स हैं, तो इस ट्रेन को चलने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इस पे ये पाथ कंप्लीट नहीं है, ये ट्रेन कंप्लीट नहीं है। ये कब कंप्लीट नहीं होगी? जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। और कब कंप्लीट नहीं होगी? जब आयंस टकरे मारेंगे। एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आयंस बन गए, आयंस वाइब्रेट कर रहे हैं, आयंस कोलाइड करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स को, इनको स्कैटर कर देते हैं, इनको तोड़ देते हैं, इनको गुजरने में डिफिकल्टी होती है। तो जितने कोलिजन ज्यादा होते हैं उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। कोलिजन्स कब ज्यादा होंगे? जब लेंथ ज्यादा होगी। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जितनी लेंथ ज्यादा होती है उतने कोलिजन ज्यादा होते हैं। जितना एरिया ज्यादा होता है, एक तो कोलिजन्स भी कम होते हैं, मोटी वायर, और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स होती हैं, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये बात आपने याद रखनी है।
हाँ जी बेटा, फिर मैंने आपको बताया कि आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ अगर खाली लेंथ चेंज होगी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2 होगी तो रेजिस्टेंस भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। लेंथ डिवाइड बाय 3 होगी तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। अगर अलग अलग रिलेशन चेक करना है, अगर एरिया का रिलेशन भी इन अलग से चेक कर लो आप। इनवर्स रिलेशन का मतलब पता है ना, अगर ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हम अलग अलग क्वेश्चन, कभी कभी कंबाइंड क्वेश्चन आता है जिसमें लेंथ भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है। अगर मैं कहूं कि एक वायर है, उसकी लेंथ है जी 2 मीटर्स, उसकी रेजिस्टेंस है 5 ओम्स। एक और वायर है सेम मटेरियल की, उसकी लेंथ है 6 मीटर्स, बताएं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। बाकी सब चीजें सेम है, बाकी सब चीजें सेम है। तो आप देखेंगे अच्छा लेंथ को क्या हो रहा है, 2 से 6 हो रही है। लेंथ क्या हो रही है, 2 से 6 कितने टाइम्स हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना। 2 से 6 हो रही है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये भी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3, 15 ओम्स। सिंपल आंसर। ये 3 टाइम्स हो रही है तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर खाली लेंथ की बात कर रहे हैं, एरिया की बात कर रहे हैं, एक वायर है जी जिसका एरिया है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी रेजिस्टेंस है 10 ओम्स। कहते हैं बताएं जी एक और वायर है जिसका एरिया है 0.2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी, बताएं इसकी रेजिस्टेंस। एरिया एरिया एरिया, हाँ जी एरिया, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। बाकी सब चीजें सेम है, खाली एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया 0.1 से 0.2 डबल हो रहा है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। एरिया क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब एरिया 2 से मल्टीप्लाई होगा, इनवर्स रिलेशन है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय 2, 10 डिवाइड बाय 2, 5 ओम्स। तो ये तो क्वेश्चन इजी होते हैं जिनमें खाली लेंथ का चक्कर पूछा हो या खाली एरिया का चक्कर पूछा हो तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें चेंज हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होता है यहां पे। अब इसको उधर ले आए, R A ओवर L इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं ना R1 A1 L1 भी कांस्टेंट के इक्वल है, R2 A2 L2 भी कांस्टेंट के इक्वल है। तो ये नया फॉर्मूला बन गया, R1 पहले लिखते होते हैं यार, R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। कल हम ये बता रहा था और आपको समझ में नहीं आ रहा था। अगर किसी वायर का एरिया भी चेंज हो रहा है और लेंथ भी चेंज हो रही है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चेंज हो रही हैं, तो बेटा फिर ये यूज करें। अलग अलग चेंज हो रहा है तो आप ये डायरेक्टली कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे चलते हैं, बस फिर आगे चलना है, बहुत टाइम ज़ाया नहीं करना। इस तरह के क्वेश्चन ए लेवल्स में ज़्यादा आते हैं, ओ लेवल में इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। चलिए क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखेंगे। A copper wire has length 40 centimeter and area 0.8 millimeter square, has the resistance of 2 ohms. What will be the resistance? What will be the resistance of an other copper wire having twice the length and half the area? Twice the length and half the area. ट्राई करें और आंसर कमेंट करें प्लीज। What will be the resistance of another copper wire having twice the length and half the area? मेरा बेटा जल्दी से आंसर कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका आंसर करेक्ट होगा। बच्चे कम आए हैं। बेटा कल की आपकी क्लास सर वजी लेंगे, उसमें वो प्रैक्टिस करवाएंगे, आप रिवाइज भी करा देंगे, जो चीज़ें मैं नहीं समझा सका वो समझा देंगे। और उसके बाद मंडे को आपका टेस्ट होगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अच्छी तैयारी से देना है आपने।
किसने बताया? खदीजा अहमद, गुड बेटा, जबरदस्त, माशाल्लाह। तलहा ने बताया, तलहा काशिफ, गुड तलहा, एज फादर एज सन, तलहा काशिफ, सर काशिफ के बेटे हो ना आप? गुड माशाल्लाह, जबरदस्त। ओए मेरी बेटी तू भी सही बता, ये सामने बैठी नहीं बैठती ओए कर लोगी ना? यस, आंसर। अच्छा, तो डेटा लिख लेते हैं। पहली वायर को L1 कितना है जनाब? 40। यूनिट लिखते चले, यूनिट कैंसिल हो जाती है। एरिया 1 0.8 मिलीमीटर स्क्वायर, रेजिस्टेंस R1 कितनी है? 2 ohms। और क्या निकालना है? दूसरी वायर, व्हाट इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस ऑन अदर वायर हैविंग ट्वाइस द लेंथ। ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ये 40 है ना, तो डबल 80। अच्छा, एरिया कितना है? हाफ द एरिया। हाफ द एरिया, हाफ का मतलब क्या है? इसका एरिया कितना है? 0.8 है ना, तो उसका एरिया कितना होगा? 0.4। उसकी रेजिस्टेंस निकालनी है। वैसे तो कुछ बच्चे तो जुबानी कर लेते हैं इसको, कहेंगे सर हमें पता है ये रिलेशन है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। आप कहते हैं अच्छा सर देखे ना, लेंथ तो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, लेंथ क्या हो रही है? 40 से 80 हो रही है ना। पहले कितनी रेजिस्टेंस से? 2। पहले कितनी रेजिस्टेंस से? 2। अब कितनी हो जाएगी? लेंथ का इफेक्ट कितना है? 40 से 80 हो रही है, लेंथ 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये तो लेंथ का इफेक्ट है ना, लेंथ की वजह से, ड्यू टू लेंथ, लेंथ की वजह से 2 से मल्टीप्लाई। लेंथ 40 से 80 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो रेजिस्टेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। शॉर्टकट अप्रोच। अच्छा, फिर देखिए एरिया का इफेक्ट क्या है। एरिया क्या हो रहा है? 0.8 से 0.4, एरिया 2 पे डिवाइड हो रहा है। और यहां पे क्या रिलेशन है? इनवर्स। जब ये डिवाइडेड बाय 2 होता है तो ये फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है, तो एक और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ड्यू टू एरिया, ड्यू टू हाफ द एरिया। तो टोटल आंसर आ जाएगा 8। शॉर्टकट जल्दी से कर सकते हैं आप। ये A11 में हम बच्चों को ऐसे करवाते होते हैं, लेकिन अभी हम कैसे कर रहे हैं? फार्मूला लगा रहे हैं। हम फार्मूला लगा रहे हैं। क्या फार्मूला है जी? R1 A1 ओवर L1 R2 A2 ओवर L2। R1 कितना है? R1 कितना है? 2 ohms। A1 कितना है? 0.8। यूनिट वही रहने दें, कैंसिल हो जाएगी। लेंथ 1 कितनी है? 40 इज इक्वल टू R2 फाइंड आउट करना है। A2 कितना है? 0.4 और L2 कितना है बेटा? L2 80। अब आपको अगर मैथ्स आता है तो यूं भी कटिंग कर सकते हैं, पता नहीं आपको सर ने बताया कि नहीं। देखो 41 आर 42 आर, ये कट गया, ये यूं काटा है मैंने इसको। इसी तरीके से 0.41 आर 0.42 आर, हम ऐसे कटिंग कर सकते हैं। तो R2 किसके इक्वल हो गया? 2 इंटू 2, और ये 2 भी आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो R2 कितना आ गया? कितना आ गया? 8 ohms। R2 इज 8 ohms। इसको सॉल्व करेंगे, आप जैसे आपको आता है वैसे सॉल्व कर लें बस। R2 को सब्जेक्ट बनाना है, मैंने शॉर्टकट लगाया यहां पे। ओके जी, इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी अब आपकी। अब आगे चलते हैं। आज का काम क्या है? ये तो कल का काम था ना। इसके इतने बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। खाली लेंथ का पूछा होगा, खाली एरिया का पूछा होगा। पिछले 20 सालों में एक ही बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें लेंथ और एरिया दोनों का साइमल्टेनियसली पूछा हुआ है, तो हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली। जी जनाब, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी रेजिस्टेंस खत्म नहीं हुई। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लिखो, रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस यहां पे लिखते हैं। कंडक्टर्स में क्या होता है? कंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है? सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जी बेटा, अब एक्सप्लेनेशन करी हमने।
जी लिख लें प्लीज। रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। क्यों? अब आंसर देता हूं मैं इसका। पहले सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या चीज होती है? जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। वेरी सिंपल। भाई टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं, वो न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब हीट दो ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग है न्यूक्लियस के साथ, जब आप हीट अप करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की जो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है न्यूक्लियस के साथ, वीक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। पहले क्या था? सपोज टोटल एटम्स कितने थे? समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एटम्स समझाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कितने थे जी? 1000। समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ज्यादा होते हैं, 1000 बिलियंस होते होंगे, इससे भी ज्यादा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? सबने दिए थे फ्री इलेक्ट्रॉन? नहीं, सबने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं दिए हुए, सबने इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं किए हुए, क्योंकि सेमीकंडक्टर है। कंडक्टर में होता है जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? एटम ज्यादा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है। फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 300 या 400 चले। अब क्या होगा? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या हो गए? न्यू नंबर, टोटल नंबर कितना बन गया ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स? अब 500 हो गए जी, और बढ़ाया 600 हो गए, और बढ़ाया 700 हो गए, 800 हो गए, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लिखिए मेरा बेटा, इसके नीचे लिखिए, सेमीकंडक्टर के नीचे लिखिए, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, देयरफॉर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। Therefore, resistance decreases. When temperature increases, the number of free electrons increases. Semiconductors में ना इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एक और चीज भी होती है, आपके सिलेबस में नहीं है, उसको बोलते हैं होल्स, पॉजिटिव चार्जेस। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं। तो चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बढ़ जाते हैं, वो भी चार्ज कैरियर्स होते हैं। इतनी डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे ही बता दिया कि किसी बच्चे को पता हो तो वो कहे कि सर बता नहीं रहे। बस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। इसका ज़्यादा अच्छा वर्ड हम अगर यूज़ करें, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। चार्ज कैरियर्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, और अगर और कोई चार्ज कैरियर्स होंगे वो भी बढ़ जाएंगे। तो अगर आपने लिख लिया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्लैश चार्ज कैरियर्स पूरा लिख लें। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ओब्लिक स्लैश charge carriers increases. Number of free electrons or number of charge carriers increases, therefore resistance decreases. For example, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल इसकी एग्जाम्पल दे रहा हूं, थर्मिस्टर। हमने पढ़ना है इसको। फॉर एग्जाम्पल थर्मिस्टर हम पढ़ेंगे, अभी बस नाम लिख लें। फॉर एग्जाम्पल थर्मिस्टर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस होता है। जब कोल्ड होता है तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जब गर्म हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि सेमीकंडक्टर का। टेम्परेचर के बढ़ने से बेटा इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। अब ऐसे सोचें, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स यूं घूम रहे हैं शेल्स के अंदर, सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जहां पे घूम रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन यूं घूम रहे हैं। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना तो इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑर्बिट पे चले जाते हैं, ऊपर वाले ऑर्बिट पे यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। तो जितना न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से उतनी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, अट्रैक्शन कम हो रही है, फ्री होते जा रहे हैं। ठीक है, वैसे भी याद रखो, जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है ना, जब हीट एनर्जी देते हो ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेज वीक हो जाती है। आपको पता ना, आपने पढ़ा हुआ हीट में यार, चीजों को गर्म करें तो एक्सपेंड होती है। क्यों एक्सपेंड होती है? जब चीजों को गर्म करें तो क्यों एक्सपेंड होती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिक्रीज हो जाती है हीटअप करने से।
आयरन को गर्म करो तो सॉफ्ट हो जाता है ना, जब रेड हॉट होता है तो चीज़ों को गर्म करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होगी, इलेक्ट्रॉन दूर हो गए, फ्री हो गए। अभी तो इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने पकड़ा हुआ है ना, जैसे बकरे को गले में रस्सी बांध के आपने बांधा होता है, यूं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन के गले में एक रस्सी है जिसको न्यूक्लियस से पकड़ा हुआ, जो घूमने पे मजबूर कर रही है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहती है। वो रस्सी वीक हो जाती है, ठीक है। जब आप हीटअप करते हो तो अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं जो उनको बाइंड करके रखती है, वो वीक हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। तो टेम्परेचर के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। इसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई, फॉर एग्जांपल थर्मिस्टर। अभी आप सिर्फ नाम या लिखेंगे, हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ा रहा, मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, जब सेमीकंडक्टर का ग्राफ बनाएंगे, VI ग्राफ, अब जरा गौर से सुनो। सेमीकंडक्टर का, किसी भी सेमीकंडक्टर का VI ग्राफ बनाएंगे तो ओमिक नहीं बनता, क्योंकि ओमिक किसी भी चीज का नहीं बनता आमतौर पे, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। देखो ना, जब तुम वायर में करंट पास करोगे, अभी तो जीरो वोल्टेज है ना, जीरो वोल्टेज पे जीरो करंट है। जब वोल्टेज जीरो है तो करंट जीरो है। क्या है यार, जब वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो है। अच्छा, आपने वोल्टेज कर दी 1, करंट पास होगा ना, करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन गुजरने लग जाएंगे। वोल्टेज दी है आपने, जब करंट पास होगा तो करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जाते हैं ना, तो जब टकरें लगती हैं ना न्यूक्लियस के एटम्स के साथ, तो अपनी एनर्जी उनको देते रहते हैं, एटम्स फास्ट हो जाते हैं। जब किसी वायर में करंट गुजरता है तो वो हीटअप होती है। जब हीटअप होगी तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट नहीं रहा, ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओम्स लॉ ओबे करने के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। हम पता क्या करते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए, किसी चीज, जिस चीज पे ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है उसको प्योर मेल्टिंग आइस में डिप कर देते हैं। प्योर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो फिर उस इंस्ट्रूमेंट का भी टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहता है, तो फिर ओम्स लॉ ओबे होता है। वैसे ओम्स लॉ ओबे नहीं होता आमतौर पे। क्यों? जब वायर में आप वोल्टेज दोगे, करंट पास होगा, करंट पास होगा, वायर हीटअप हो जाएगी। जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा। ओम्स लॉ कब ओबे होता है? VI के कब प्रोपोर्शनल होती है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा नहीं। सेमीकंडक्टर है, आपने वोल्टेज दी, करंट पास हुआ, करंट पास हुआ, हीटअप हुई, हीटअप हुई, रेजिस्टेंस कम हो गई, तो ग्राफ सीधा नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस कम हो रही है, किधर मुड़ेगा? रेजिस्टेंस कम हो रही है, किधर मुड़ेगा? करंट एक्सिस की तरफ, ये बनेगा ग्राफ। किसी भी सेमीकंडक्टर का ग्राफ अगर टेम्परेचर आपने कांस्टेंट नहीं रखा हुआ, हां अगर आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है उसका, कैसे? आप कहेंगे सर करंट पास होगा, वो गर्म तो होगा, उसको प्योर मेल्टिंग आइस में डाल दिया ना, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती टेम्परेचर जीरो रहता है, तो फिर ओमिक ग्राफ बनता है। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। हम एज्यूम कर रहे होते हैं कि ओम्स लॉ ओबे हो रहा है, V=IR लगाते जाते हैं। अच्छा, तो बहरहाल, तो जो भी सेमीकंडक्टर होती है, तो ये क्या बताया, ग्राफ इधर क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे 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 वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए ग्राफ इज बेंडिंग टुवर्ड्स करंट एक्सिस। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, करंट से टेम्परेचर बढ़ेगा, करंट से टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने से, क्योंकि सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी। ये सेमीकंडक्टर है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होगी, द ग्राफ विल बेंड टुवर्ड्स करंट एक्सिस। तो किसी भी सेमीकंडक्टर का जो ग्राफ होगा वैसे ही बनाएंगे हम लोग। अभी अब याद कर लें, छोड़ दें इसको, बस इसको याद कर लें। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, ग्राफ ओमिक नहीं बनता, ग्राफ करंट की तरफ मुड़ता है। इसको याद कर लें। अभी मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, इतनी डिटेल नहीं चाहिए आपको, आपको ग्राफ के रट्टे मारने हैं। थर्मिस्टर का ग्राफ कैसे बनेगा? आप कहेंगे ऐसे बनेगा। वोल्टेज बढ़ेगी, देखो यहां पे वोल्टेज बढ़ेगी कि करंट इतना है, वोल्टेज ये होगी, करंट ज्यादा हो गया, वोल्टेज और ज्यादा होगी, करंट और ज्यादा हो गया, वोल्टेज बढ़ रही है, करंट बढ़ रहा है। जब वोल्टेज के बढ़ने से करंट बढ़ता है, करंट के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। जब किसी वायर में करंट पास होता है तो वो हीटअप हो जाती है। अब कंडक्टर हीटअप होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर हीटअप होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। जब भी किसी डिवाइस की रेजिस्टेंस कम होती है, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनता, किस तरफ मुड़ता है? करंट एक्सिस की तरफ। ये करंट एक्सिस तरफ मुड़ेगा। यहां पर आ जाए, इसका ग्राफ पता है ना कैसे बनेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, इसका ग्राफ किधर मुड़ेगा? वोल्टेज एक्सिस की तरफ। पढ़ते हैं। आप कहेंगे सर ये क्या बात, कंडक्टर में नहीं होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे? टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे भाई कंडक्टर में। क्यों नहीं बढ़ेंगे? कंडक्टर में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन सैचुरेटेड है। क्या मतलब? 1000 एटम्स 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिलियन एटम 1 मिलियन फ्री इलेक्ट्रॉन्स,
कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी सैचुरेटेड है, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। कंडक्टर है ना, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने, जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन। यहां पे क्या था, 1000 एटम है, 400 फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पे क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स 1000 है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो भी कितने हैं जी, 1000। ऑलरेडी सैचुरेटेड, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते, पहले ही फ्री किया हुआ उन्होंने। तो फिर क्या होता है, यहां पे कंडक्टर में पता क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है, देखो ये आइंस बना रहा हूं, आइंस 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 जो रुके हुए नहीं है, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, कोई कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, छोटे पेन से लिखो, कोई यूं वाइब्रेट कर रहा है, 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 ये वाइब्रेट कर रहे हैं। ये मैंने आइंस बनाए हैं, आइंस 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 आइंस, ये रैंडमली वाइब्रेट कर रहे हैं। वायर के अंदर एटम्स वाइब्रेट, आइंस या एटम वाइब्रेट कर रहे हैं। अब इसमें बना रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है जिसे चलना है, करंट बन के चलना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जा रही है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, इन्होंने गुजरना है। एक और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन हैं जिन्होंने पास करना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन गुजर रही है, टेम्परेचर है वायर का, एटम वाइब्रेट कर रहे हैं, एटम वाइब्रेट कर रहा है यूं करके, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जा रही हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन जाएंगी तो ये वाइब्रेटिंग एटम उसको टक्कर मार सकता है ना, मार सकता है। टक्कर मारेगा तो स्कैटर हो जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस होती है टक्करों की वजह से, पता है आपको। अच्छा, अब पता क्या होगा, जो ट्रेन इसकी रेंज में आ रही है उसको तो टक्कर मारेगा। ये एटम यूं अलग से ड्रॉ करके बताता हूं, इसको मिटा दूं मैं राइट वाली साइड को। देखो ये एटम यूं वाइब्रेट कर रहे हैं, यार मोटे पेन से लिखना है जी। बताता हूँ दोबारा बता, अभी खत्म नहीं बात। ये आइन यूं वाइब्रेट कर रहा था और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स यूं जा रही हैं, यहां से गुजरना है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स ने। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन, ये ट्रेन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स हैं जिन्होंने गुजरना है एटम के अंदर से। अब हो क्या रहा है, ये यूं वाइब्रेट कर रहा है, ये क्या करेगा, जो ट्रेन्स इसकी रेंज में आ रही हैं, ये रेंज में आ रही है, ये रेंज में आ रही हैं, इनको तो टक्कर मार सकता है। ये तो रेंज में नहीं आ रही ना, इनको टक्कर नहीं मारेगा क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रही, ये तो यहां तक वाइब्रेट कर रहा है। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, एटम्स गेन एनर्जी। जब एटम गेन एनर्जी तो ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा। पहले यूं ऑसिलेट कर रहा था, अब क्या करेगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वो ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेगा। देखो पता है आपको, जब टेम्परेचर कम होता है तो एटम यूं वाइब्रेट कर रहे होते हैं, टेम्परेचर ज्यादा हो तो यूं वाइब्रेट करते हैं, विगोरसली वाइब्रेट कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा ट्रेनों को टक्कर मारेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर मारेगा, उसकी रेंज बढ़ जाएगी। पहले तो इधर तक कर रहा था, अब इधर इधर तक क्यों आ रहा है, यूं करके पागल हो गया। सो पहले ये इतनी लेयर्स को टक्कर मार रहा था। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स हैं, व्हाइट वाली लाइंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स ने गुजरना है इसके अंदर से। अगर एटम्स कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे, कम एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे तो कम टकरें लगेंगी, ज्यादा एम्पलीट्यूड पे ऑसिलेट करेंगे तो ज्यादा टकरें लगेंगी। तो होता क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स गेन एनर्जी, एटम्स ions gain energy, they begin to vibrate at a greater amplitude. Now the collisions, electronic collision with the vibrating ions increases, therefore resistance increases. तो यहां पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं बढ़ते, यहां पे कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं। कोलिजन्स के ज्यादा होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। आप कहेंगे कि सर क्या सेमीकंडक्टर में कोलिजन ज्यादा नहीं होंगे, वहां भी ज्यादा होंगे, तो वहां तो रेजिस्टेंस बढ़नी चाहिए, लेकिन वहां पे प्रोमिनेंट इफेक्ट कौन सा है, कोलिजन्स हो रही है, रेजिस्टेंस बढ़ रही है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रही है। डोमिनेंट कौन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट डोमिनेंट है। इसलिए क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से सेमीकंडक्टर में कोलिजन्स का इफेक्ट डोमिनेंट नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट डोमिनेंट है, वो ज्यादा बड़ा इफेक्ट होता है। तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कंडक्टर में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ती है, कोलिजन्स बढ़ जाती है, कोलिजन्स बढ़ जाती है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं सकते। तो अब मैं लिखवा रहा हूं आपको, इसके बारे में लिखवा रहा हूं, समझाने की कोशिश कर ली मैंने, लिखवा रहा हूं मैं आपको। क्या लिखेंगे जी, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस तो क्या हो जाएगा, एटम्स गेन एनर्जी, एटम्स गेन, एक्सप्लेनेशन है ये, एटम्स गेन एनर्जी, दे बिगिन टू वाइब्रेट एट ए
greater amplitude. They begin to vibrate at larger amplitude. They begin to vibrate at larger amplitude. So क्या होगा? Electronic collisions with vibrating ions increases. जगह नहीं है, मैंने लिख दिया vibrating ions. Electronic collisions with vibrating ions increases. Therefore resistance increases. आप लिख लें, मैं दोबारा बता देता हूं. रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है. यहां पे मैंने सेमीकंडक्टर लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया था. क्या लिखा हुआ था? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है. कंडक्टर्स में क्या होता है बेटा? अब दोबारा सुन लें. रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्स रिलेशन है. टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे. हीटअप होने से, एनर्जी मिलने से इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं. जो रिवॉल्व कर रहे थे वो भी फ्री हो जाएंगे. तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. इसमें कोलिजन ज्यादा होंगे, लेकिन कोलिजन्स का इफेक्ट डोमिनेंट नहीं है. डोमिनेंट इफेक्ट क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट. क्लियर? सेकंड, यहां पे क्या होगा? कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी. बेटा ज़हन में रखना है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्यों बढ़ेगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं सकते, ऑलरेडी सैचुरेटेड है. जितने एटम्स उतने फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ सकते. यहां पे क्या चीज बढ़ेगी? कोलिजन ज्यादा हो जाएंगे. इस पे कोलिजन्स का इफेक्ट है. तो इलेक्ट्रॉन्स ने जाना होता है वायर के अंदर से ट्रेन की तरह. आयंस वाइब्रेट कर रहे होते हैं. जब टेम्परेचर कम होता है तो आयंस कम एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेट करते हैं, कम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन्स को टक्करें मारते हैं. जब टेम्परेचर बढ़ता है तो एटम्स गेन एनर्जी, दे बिगिन टू वाइब्रेट एट ए लार्जर एम्पलीट्यूड. तो फिर क्या होता है? वो ज्यादा ट्रेनों को टक्कर मारते हैं, उनका एरिया रेंज बढ़ जाती है टक्कर मारने की. कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं. जब कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है. ग्राफ कैसा बनेगा कंडक्टर का? फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप. फिलामेंट लैंप देखा होगा आपने. लैंप होता है जिसपे फिलामेंट होता है, जो फ्यूज भी हो जाता होता है. पुराने लैंप, आजकल तो एसएमडी लाइट्स आ रही हैं. एक फिलामेंट लैंप होता था, करंट पास करते थे, वो हीटअप होता था और लाइट एमिट करता था. वो कंडक्टर होता है. टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप. उसका अगर हम ग्राफ बनाएं, इसकी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप, फॉर एग्जांपल फिलामेंट लैंप, कैसा ग्राफ बनेगा? यहां पे बना लेते हैं. कैसा ग्राफ बनेगा? वीआई ग्राफ. तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगा. टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा. वही इफेक्ट. वोल्टेज बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा. करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है. टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी. जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा, ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा. ग्राफ किधर मुड़ेगा? वोल्टेज एक्सिस की तरफ, वी एक्सिस की तरफ. ज्यादा मोड़ दिया, थोड़ा मोड़े, ऐसा बनेगा. ये फिलामेंट लैंप का ग्राफ है. किसी कंडक्टर का जिसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, उसका ग्राफ ऐसा बनता है. जिस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो वो ओम्स लॉ ओबे करेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओमिक कर्व बनेगा. अभी नॉन ओमिक कर्व बनेगा. ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इफ टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट. बेटा जब टेम्परेचर ही कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ कैसे ओबे होगा? ओम्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह सकता आमतौर पे. जब भी करंट पास होगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. अगर आपने ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है, हम करेंगे ओम्स लॉ को वेरीफाई, तो हम जिस डिवाइस का ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है उस डिवाइस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे. उसको प्योर मेल्टिंग आइस पे डिप कर देंगे. प्योर मेल्टिंग आइस का टेम्परेचर 0 रहता है तो वो उस डिवाइस को भी 0 पे रखेगा. करंट बढ़ाना चाहेगा लेकिन वो आइस हीट एब्जॉर्ब करके दोबारा उसको 0 पे ले आएगी. तो वहां पे ओम्स लॉ ओबे होगा, ग्राफ लीनियर बनेगा. चाहे कंडक्टर हो चाहे सेमीकंडक्टर हो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, तो ग्राफ लीनियर बनेगा, ओम्स लॉ ओबे होगा.
लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ लीनियर नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो वोल्टेज एक्सिस की तरफ मुड़ेगा, रेजिस्टेंस कम होती जाएगी तो करंट एक्सिस की तरफ मुड़ेगा। याद रहेगा। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कितना टाइम हुआ है अभी, है ना टाइम? ओके, सो मैं पढ़ाऊँ थोड़ा सा आगे। रेजिस्टेंस समझ में आ गया आपको? Resistance is a ratio of voltage to current. It opposes the current. Larger the resistance, smaller the current. Every material has some resistance. कंडक्टर की कम होती है, सेमीकंडक्टर की मीडियम होती है, इंसुलेटर की ह्यूज रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस होने के दो कारण हैं, दो रीजंस हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है तो रेजिस्टेंस कम होती है। इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स, जितने कोलिजन ज्यादा होते हैं आयंस के साथ, उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करती है, एरिया पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे डिपेंड करती है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करती है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L ओवर A। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया था? R1 A1 ओवर L1 इज इक्वल टू R2 A2 ओवर L2। हमने इसकी प्रैक्टिस की। फिर मैंने बताया रेजिस्टेंस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम हो जाती है। कंडक्टर का ग्राफ ओमिक नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, वो वोल्टेज एक्सिस तरफ मुड़ता है। सेमीकंडक्टर का ग्राफ लीनियर नहीं होता, वो करंट एक्सिस तरफ मुड़ता है। याद रहेगा। अच्छा बेटा, आगे चलते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, 10 मिनट और पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। हेडिंग लिखिए रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स हर वो चीज जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है वो रेजिस्टर होती है। वो तो कहेंगे, आप कहेंगे सर वो तो हर चीज की होती है। हाँ ठीक है, हर चीज की होती है, लेकिन हम उसको कहेंगे जिसको हम डेलिबरेटली रेजिस्टर बना रहे हैं, हम जिसकी डेलिबरेटली रेजिस्टेंस चेंज करें। तो खुद ब खुद होती है ना, उसकी बात ही करें। रेजिस्टर्स क्या कहते हैं? दे ऑफर रेजिस्टेंस। कैंसिल कर, दे ऑफर रेजिस्टेंस। उसको किया नहीं है एरोप्लेन मोड पे, फिर कैसे आ सकती है? अच्छा रुको, वो व्हाट्सएप पे ना हो। अच्छा, रेजिस्टर्स दे ऑफर रेजिस्टेंस। रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट देखो बताता हूं। असल में रेजिस्टर जो होती है ना, वो करंट को, जैसे गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? गाड़ी की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? एक्सेलरेटर के ब्रेक। हाँ? गाड़ी की स्पीड को कौन कंट्रोल करता है? गाड़ी की स्पीड को ब्रेक कंट्रोल करती है, अदरवाइज एक्सेलरेटर तो उसको ओवर स्पीड कर देगा। ब्रेक कंट्रोल करती है। तो ये जो होती है ना, ये ब्रेक का काम करते हैं, ब्रेक का। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की ब्रेक रेजिस्टर लगाते हैं, ठीक है? ये ब्रेक का काम करते हैं। Resistors are the devices that control the current. Resistors are the devices that control the current. Resistors are the devices that control the current. रेजिस्टर आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द करंट। ऑब्वियसली इनकी रेजिस्टेंस होती है। हम डेलिबरेटली रेजिस्टर्स लगाते हैं। आप कहेंगे सर क्यों? करंट तो पास कराना है, आप करंट को रोकना चाह रहे हैं, क्यों लगाते हैं रेजिस्टर्स? ताकि करंट ओवर ना हो जाए, अपने अपने हिसाब किताब में रहे। आपको पता है आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, ज्यादा करंट पास हो तो जल जाती हैं। करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है, वो जला देती हैं उसको। तो हमने ज्यादा करंट पास नहीं करना होता, हमने करंट को अपने एक हिसाब किताब में रखना होता है। पुत्र, हमें किसी में 1 एम्पीयर करंट चाहिए तो उसके साथ इतने रेजिस्टर लगा देंगे कि 1 एम्पीयर करंट पास हो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर। किसी इंस्ट्रूमेंट को 0.5 एम्पीयर करंट चाहिए एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर, उसके साथ उतने रेजिस्टर्स लगा देंगे कि करंट 0.5 गुजरे। तो हम डेलिबरेटली रेजिस्टर्स लगाते हैं। तो रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द करंट, और रेजिस्टर्स रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? दे कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। कन्वर्ट electrical energy into heat energy. They convert electrical energy into heat energy. Okay जी,
दो किस्म के रेजिस्टर्स होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स, फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। जी फिक्स्ड एंड वेरिएबल, वैदी क्या हो गया यार, जवान बच्चे हो बेटा, सिलेबस तो खत्म कर रहे हैं ना, अभी तो हम स्लो चल रहे हैं और कोशिश करें कि आपको समझ में आए, आपको कहीं और से ना पढ़ना पड़े, ट्यूशन्स ना पढ़नी पड़े। हम मेहनत करते हैं, आपको पता है मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली इट इज़ टायरिंग, आई नो, बट इट इज़ मोर टायरिंग फॉर मी। मुझे पढ़ाना है, मुझे बोलना है, मुझे बार बार बताना है, आप सुनना नहीं चाह रहे तो भी सुनाना है आपको, ठीक है। ओके, दो किस्म के रेजिस्टर्स होते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टर्स, पूरा लिख देते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टर्स एंड वेरिएबल रेजिस्टर्स। सोच के बताओ फिक्स्ड रेजिस्टर्स क्या होंगे? व्हाट आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स? जो फिक्स होते हैं, गुड, थोड़ा आसान वर्ड में बताओ ना। फिक्स्ड रेजिस्टर्स, जिनकी रेजिस्टेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, जिनकी रेजिस्टेंस फिक्स्ड होती है। एक लिखा होता है ना, वो दुकानों पे लिखा होता है ना, फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड प्राइस। वो एक बार एक दुकान में लिखा था फिक्स प्राइस, आगे ईडी नहीं डाला हुआ था। तो मैंने कहा जी आप कितने की देंगे? तो कहता जी 100 रुपए की। मैं कहती 50 रुपए की दे दो। कहते लिखा नहीं हो फिक्स प्राइस। मैंने कहा फिक्स का मतलब होता है फिक्स करें, फिक्स्ड होता तो उसका मतलब होता है कि फिक्स्ड है, तो फिक्स का मतलब होता है कि फिक्स करें अब। तो बहरहाल इट इज फिक्स्ड रेजिस्टर। फिक्स्ड रेजिस्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। द रेजिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते, दे आर नॉट मेड, इस तरह बनाए नहीं गए कि उनकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाए। हाँ, अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी, लेकिन हमने डेलिबरेटली उनको इस तरह का नहीं बनाया हुआ कि उनकी रेजिस्टेंस चेंज की जा सके, ठीक है। फिक्स्ड रेजिस्टर क्या होते हैं? देयर रेजिस्टेंस कैन नॉट बी वेरीड, रेजिस्टेंस कैंट बी चेंज्ड। अच्छा, इनका सिंबल बनाना, इसका सिंबल होता है, फिक्स्ड रेजिस्टर का ये सिंबल होता है, ये डब्बा, बॉक्स, फिक्स्ड रेजिस्टर का ये सिंबल होता है। ऐसे भी समटाइम यूं भी बनाया होता है, यूं, ये भी फिक्स्ड रेजिस्टर का सिंबल है। ये नजर नहीं आ रहा होगा, ये डब्बा फिक्स्ड रेजिस्टर का सिंबल है, इट इज सिंबल फॉर फिक्स्ड रेजिस्टर। अच्छा, अगर तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, मतलब उसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होती, देयर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, देयर रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट at a particular temperature, the resistance is constant at a particular temperature। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टर R। ऐसे भी करते होते हैं, आप ये यूज करेंगे मोस्टली, ये डब्बा। The resistance is constant at a particular temperature। तो अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? फिक्स्ड रेजिस्टर का ओमिक ग्राफ बनेगा, VI। फिक्स रेजिस्टर का ग्राफ कैसा बनेगा? ओमिक बनेगा, VI ग्राफ ओमिक बनेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओमिक बनेगा। फिक्स रेजिस्टर्स, ऐसे रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते। फिक्स रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस को आप चेंज नहीं कर सकते, इनका ये सिंबल होता है। अच्छा, मार्केट में जो मिलते हैं ना, जैसे एक चावल का दाना होता है ना, चावल का दाना होता है, उस तरह का होता है ये। मैं बड़ा करके बना रहा हूँ, चावल का दाना ऐसे होते हैं ये तार लगी होती है साथ, और यहाँ पे कुछ इस तरह के इसके रिंग्स बने होते हैं, इस तरह इस तरह इस तरह। अलग गलत हो गया, यहाँ पे इसके ऊपर ना इसकी कलर कोडिंग हुई होती है, बताता हूँ मैं। इसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं, रिंग्स बने होते हैं डिफरेंट कलर्स के। ये जो कलर्स के रिंग्स होते हैं ना बेटा, ये इसकी रेजिस्टेंस बता रहे होते हैं। ये इस तरह के डिफरेंट कलर के रिंग्स होते हैं। गोल्डन कलर कहाँ है यहाँ पे? मार्केट में इस तरह के होते हैं। ये बर्गर नहीं बनाया मैंने, ठीक है। ये कैसा होता है? ये चावल के दाने की तरह का होता है,
और इसके ऊपर डिफरेंट कलर के रिंग्स होते हैं। ये जो रिंग्स होते हैं ना, ये इसकी रेजिस्टेंस बता रहे होते हैं। इसकी हमने सीखना है ये कलर कोडिंग कि इस कलर के रिंग होंगे तो क्या रेजिस्टेंस है, किस कलर के रिंग हो तो क्या रेजिस्टेंस है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, अभी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ठीक है। तो दो किस्म के रेजिस्टर्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रेजिस्टर्स और एक होते हैं वेरिएबल रेजिस्टर्स। फिक्स्ड रेजिस्टर वो होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ओम्स लॉ ओबे करते हैं, उनका ग्राफ वी आई स्ट्रेट लाइन बनता है। रेजिस्टर्स आर द डिवाइसेस दैट कंट्रोल द करंट, जो ब्रेक का काम करते हैं। हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, हमने रेजिस्टर्स का फिक्स रेजिस्टर पढ़ लिया। वेरिएबल रेजिस्टर इससे भी ज्यादा बोरिंग है, जो हम पढ़े हैं ना आज, ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करो आपने। लेकिन कोई बात नहीं, जब क्वेश्चन करने लगेंगे तो ईजी हो जाएगा। तो अभी आपका मूड सही करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अभी टाइम कितना रहता है? ओके, जूम पे करने क्वेश्चन, एक असाइनमेंट यहां करते हैं, एक जूम पे करते हैं। सो बेटा हम क्वेश्चंस करने लगे हैं ताकि आपका जरा फ्लेवर चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए। याद करनी है चीजें ये वाली सारी। फुल्ला जी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी असाइनमेंट नंबर 1। अभी तो कोई भी असाइनमेंट नहीं की हमने आपकी, है ना? चलिए भी आंसर्स कमेंट करने हैं। रेजिस्टेंस आ जाएगा, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। मैं बार बार रिवाइज कराता रहूंगा, आपको याद करा दूंगा, फिक्र नहीं करो इंशाल्लाह। हम असाइनमेंट नंबर 1 देखिए जी, नहीं रुको, मैं पेज को, बुरा नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पीछे करो, कैमरा पीछे कर दो, देखो दोनों तरफ आए। उधर देखो, ये बहुत पीछे करती है। बेटा आंसर देना है अभी आपने, हाँ, बोलना नहीं है प्लीज। ओके, नाउ लिसन टू मी प्लीज, जल्दी से। द करंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 10 एम्पेयर, इट इज स्विच्ड ऑन फॉर 5 मिनट्स, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू द हीटर। करंट क्या बना है आपको? हाँ जी, करंट गिवन है 10 एम्पियर, करंट गिवन है आई, और 5 मिनट्स टाइम गिवन है। टाइम कितना है? 5 मिनट्स। लेकिन हमें 5 मिनट्स पे नहीं चाहिए, हमें सेकंड्स पे चाहिए होता है। हम क्या यूज करते हैं फिजिक्स में? MKS सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। टाइम शुड बी इन सेकंड, लेंथ शुड बी इन मीटर्स, मास शुड बी इन किलोग्राम्स। याद कर लें, MKS सिस्टम यूज करते हैं फिजिक्स में, मीटर किलोग्राम सेकंड। कितने सेकंड्स हो गए? 50 इंटू 60, कितने हो गए बेटा? 300 सेकंड्स। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60, तो फिर 5 को 60 से मल्टीप्लाई करना है, 300 सेकंड्स। अब चार्ज निकालना है, Q इज इक्वल टू क्या होता है? IT। Q इज इक्वल टू IT। I कितना है? 10, T कितना है? 300। आंसर क्या आ जाएगा? 3000 कूलम्स। डी आंसर है। कुछ बच्चों ने सी बताया क्योंकि उन्होंने टाइम को चेंज नहीं किया, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है, मिनट्स को सेकंड्स में चेंज करना है। अच्छा, आगे कहते हैं विच सिंबल्स आर यूज्ड फॉर द यूनिट ऑफ करंट एंड चार्ज। करंट की क्या यूनिट होती है और चार्ज की क्या यूनिट? करंट की क्या यूनिट होती है? करंट की क्या यूनिट होती है? एम्पेयर। और चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम्स। तो पता है हमें, क्या आंसर है? सी आंसर है। करंट की यूनिट एम्पेयर, चार्ज की यूनिट कूलम्स। अच्छा बेटा, विच ऑफ दीज इज एन इलेक्ट्रिक करंट? अ बीम ऑफ एटम्स इलेक्ट्रिक करंट है? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? यस, इट इज चार्जेस। अ बीम ऑफ मॉलिक्यूल्स, अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स।
करंट क्या होता है? चार्जेस का मूव होना। तो कहां पे चार्जेस है? एटम तो चार्जेस नहीं, एटम तो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रॉन चार्जेस हैं, मॉलिक्यूल भी न्यूट्रल होते हैं, और न्यूट्रॉन तो होते ही न्यूट्रल हैं। तो कौन सा आंसर है? बी, बी आंसर है, ब्रावो, बी, बी आंसर है। विच ऑफ दीज एन इलेक्ट्रिक करंट? अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच इज द वर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? ये तो कॉमन सेंस है। विच इज द वर्स्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर? एल्यूमिनियम तो मेटल है, कार्बन भी कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है, सल्फर कंडक्टर नहीं है। ग्रेफाइट जो है ना बेटा कंडक्टर होती है। अच्छा भाई, अ सर्किट इज सेट अप विद अ गैप बिटवीन टू टर्मिनल्स एक्स एंड वाई। सर्किट सेटअप है और एक्स और वाई में गैप है। द फोर स्ट्रिप ऑफ मटेरियल शोन इन द डायग्राम आर कनेक्टेड इन टर्न अक्रॉस द गैप। इस गैप में वुड, ग्लास, स्टील, रबर। विच स्ट्रिप कंप्लीट्स द सर्किट? कि लैंप ऑन हो जाए। एक्स और वाई में क्या लगाएं? वुड लगाएं, ग्लास लगाएं, रबर लगाएं कि स्टील लगाएं? क्या लगाएंगे बेटा? यहां पे क्या लगाना है? मेटल, मेटल लगानी है। तो क्या आंसर होना चाहिए? सी, स्टील लगाएंगे तो करंट पास होगा, सर्किट कंप्लीट होगा। आसान था ये तो। हाँ जी, फिगर 8.1 शोज अ बैटरी विद अ रेजिस्टर। ये रेजिस्टर है, कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स। द ईएमएफ ऑफ द बैटरी 6 वोल्ट। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ याद है आपको क्या होता है? एनर्जी सप्लाइड टू ईच कूलम चार्ज टू मूव इट अराउंड द कंप्लीट सर्किट। इट इज अ नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल पर यूनिट चार्ज। हर कूलम चार्ज को 6 एनर्जी मिल रही है। ये 2 सेल हैं, बैटरी है। द बैटरी कॉजेज 90 कूलम चार्ज। क्यू गिवन है आपको, टू फ्लो in 45 seconds, टाइम गिवन है। कैलकुलेट करंट, वोल्टेज गिवन है आपको और चार्ज गिवन है, करंट निकालना है। फॉर्मूला क्या है? Q इज इक्वल टू आई टी, आई टी, आई ओवर टी नहीं, आई टी। Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। Q कितना है? 90। आई कितना है? फाइंड आउट करना है। टाइम कितना है? 45। जाके डिवाइड होगा, करंट आ जाएगा 2 एम्पियर्स। जी बेटा, एनी कंफ्यूजन? अच्छा भाई, जल्दी से देख लें। Figure 11.1 shows a thunder cloud with a flat positively charged base. It passes over a tall tree growing in a region of flat open land. On figure 11.1, mark the charges on the tree. पॉजिटिव चार्ज है, ट्री पे कौन सा चार्ज इंड्यूस करवाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स ऊपर आ जाएंगे तो ट्री पे यहाँ पे नेगेटिव होगा सरफेस, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होगा, नेगेटिव इंड्यूस कराएगा। ट्री पे बनाने, खाली ट्री पे नेगेटिव बना दें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर को अट्रैक्ट करेगा। एक्सप्लेन हाउ द ट्री बिकम्स चार्ज्ड। एक्सप्लेन हाउ द ट्री बिकम चार्ज्ड। हाउ द ट्री बिकम्स चार्ज्ड, बोलो। हाउ द ट्री बिकम चार्ज्ड? बिकॉज द ट्री गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। आपने इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में बात करनी होती है। द ट्री गेन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर इनटू द ट्री, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। ये बताएंगे आप। जी, अ लाइटनिंग स्ट्राइक अकर्स इन दिस मच टाइम। लाइटनिंग, बिजली गिर रही है जी इतने टाइम के लिए। अ चार्ज ऑफ 560 कूलम पासिस फ्रॉम क्लाउड टू ट्री। चार्ज भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। द साइज ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. Calculate the number of electrons that pass between the tree and cloud. कितने इलेक्ट्रॉन्स पास किए? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पता है आपको। 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? 1.6 into 10 power minus 19 coulombs। मतलब ये चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, चार्ज 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 क्या निकालना है, कितना 560। अच्छा इतने कूलम है तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 560 कूलम्स होगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या 560 को इस पर डिवाइड कर ले। इतने कूलम चार्ज होता है एक, ऐसे लिख सकते हैं, इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इतना कूलम चार्ज कितना होगा x इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। देखो ना चार्ज गिवन है ना, इतने कूलम चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो बताएं इतने कूलम चार्ज कितने होगा, x के ऊपर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 560 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगी। बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, इतने कूलम चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे, इतने कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन कैरी करेंगे। यूनिटरी मेथड, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल डिवाइड कर लें। 3.5 into 10 is power minus 21. नहीं माइनस नहीं प्लस आएगा, माइनस पावर प्लस हो जाएगी। पावर प्लस हो गया। ओके कैलकुलेट द एवरेज करंट, करंट निकालना है अब तो आसान है, Q इज इक्वल टू आई टी। Q कितना है 560, I निकालना है, T कितना है, टाइम गिवन था 2 इंटू 10 पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे तो बेटा आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 नीचे जाएगा तो करंट आ जाएगा। इसका आंसर जो भी आ रहा है। आगे कहते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है जनाब, इतना ही है और नहीं है नीचे, यहीं तक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, नहीं है बस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। बेटा जूम ऑन करें, नेक्स्ट असाइनमेंट उस पर कर रहे हैं हम लोग सॉल्व। ठीक है बेटा, जूम ऑन कर लें प्लीज। कल चला ही नहीं, चल जाएगा लग रहे, Stop करें सर। स्टॉप।